चुनाव परिणाम के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर घमासान की खबरें सामने आ रही हैं। 4 दिन पहले हरीश धामी के बयान ने भूचाल ला दिया था, जिसके बाद कई विधायकों की नाराजगी की खबरें उत्तराखंड के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही हैं। इसी बीच यशपाल आर्य ने नाराज चल रहे विधायकों को नसीहत दे डाली, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। लेकिन क्या वाकई उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? कांग्रेस में बगावत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया है। यशपाल आर्य की नसीहत। निर्णय है पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन अनुशासन के दायरे में हमें रखकर अपनी बात कहनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत का ख्वाब पाले बैठी कांग्रेस को 10 मार्च को झटका लगा था, जब सत्ता सिर्फ सपनों तक सीमित रह गई। ये पहला झटका जरूर था, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि हार के बाद कुछ फैसले लिए। सीधा आपको गोरखपुर लिए चलेंगे। सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। हमारे पंचांग की तिथि के अनुसार ही होते हैं, ज्योतिष की द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही हम आयोजित करते हैं, उस मुहूर्त में उसको आयोजित करते हैं। आप देखते नहीं, कभी कभी अंग्रेजी तिथि में हमारी पंचांग की तिथि में ये अंतर आता है, क्योंकि वहां तो उनका एक सीधे चला रहा है, वहां कोई ब्रेकर नहीं है, वहां उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं, उनको ग्रह नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो ये हो सकता है कि साहब अगर पूर्णिमा आज 16 अप्रैल को हो गई, तो अगली बार भी वह अंग्रेजी तिथि में 16 अप्रैल को ही पूर्णिमा को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो उसका लग्न है, उसका मुहूर्त है, और ये लग्न है, इसका भी संबंध है। आयुर्वेद के साथ अगर आप देखेंगे, एक मनुष्य के लिए लग्न का, सूर्य का और चंद्रमा का बड़ा महत्व होता है। ये ज्योतिष का पाठ है। और आयुर्वेद का क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद क्या कहता है? इन 3 में जब विषमता होती है तो व्यक्ति में नकारात्मकता पैदा होती है और वह रुग्ण होता है, रोगी होता है। ज्योतिष क्या कहता है? लग्न, सूर्य और चंद्रमा में जब भी नकारात्मकता होगी तो कुछ अघटित होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है जो दुर्घटना का कारण बनेगा, या उसके लिए शुभ नहीं होगा, मनुष्य के लिए शुभ नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन हमने इसमें शोध के उन अवसरों पर जितने चिंता व्यक्त की है श्री हरिश्चंद्र जी ने, उस परंपरा को छोड़ दिया और हम लोग केवल इसको भाग्य तक सीमित करते रहते हैं। और भाग्य के भरोसे बैठ करके हम लोगों ने सब कुछ ये मान लिया है कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा, जबकि भारतीय मनीषा ने सदैव कर्म को प्रधानता दी। कर्म, श्रीमद् भगवद गीता भी तो यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों हम कर्म से भागे? कर्म अगर हमारा प्रभावी है, सकारात्मक है, तो भाग्य हमारा प्रबल होता जाएगा। लेकिन अगर कर्म ही नहीं, हम अकर्मण्य हो जाएंगे, तो भाग्य हमारा कभी प्रबल नहीं हो सकता, अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमने उसको उसके साथ अकेले जोड़ करके उसके महत्व को कम करने का प्रयास किया, और इस दृष्टि से आयुर्वेद ज्योतिष का इस सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया भारत की पराविद्या और अपराविद्या दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उनके पास अपराविद्या के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं, यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से ले जाकर के अपने यहाँ शोध प्रारंभ किया है। लेकिन इसमें जितना सही जानकारी हमारा भारत का ज्योतिषाचार्य और भारत का आयुर्वेदाचार्य मिलकर के दे सकता है,
दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है उस शोध को, विशिष्ट शोध को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया और उसकी प्रत्येक गोरखपुर की भूमि का चयन किया। दूसरा, इस दिशा में और भी कार्य हों। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी, काशी में हम लोगों ने एक केंद्र स्थापित किया, उसका नाम है वेद विज्ञान शोध केंद्र। वेद और विज्ञान से संबंधित उन प्राचीन रहस्यों पर जानकारी लेने के लिए और उस शोध को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार इस विशिष्ट शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है। उस कार्यक्रम को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहती है। भाइयों बहनों, आप इस बात को देख सकते हैं, जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, बहुत गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। और आज वो परिणाम हम सबके सामने हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर एक सम्मान दिलाया। हम योग के साथ बहुत पहले से हम जुड़े रहे हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को महत्व मिले और पूरी दुनिया 21 जून को योग के साथ जुड़े। आपने देखा होगा पूरी दुनिया आज उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। योग को दुनिया के साथ आप 21 जून को देखते हुए दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ करके और भारत की इस प्राचीन परंपरा के साथ जुड़ करके अपने को न केवल भौतिक दृष्टि बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी उसको भारत के रहस्यों के बारे में जानकारी लेने की एक नई उत्सुकता देखने को मिली। 2019 में जब हम लोगों को प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया की एक विशिष्ट घटना बने। कुंभ हजारों वर्षों से भारत के अंदर 4 स्थानों पर आयोजित होता रहा है, लेकिन कुंभ को हमने क्या बना दिया? गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़, इसका पर्याय कुंभ हो गया। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, उसने स्वच्छता का, यानी सामान्य सी चीजें, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दी। और यूनेस्को को भी प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कुंभ के आयोजन को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ के आयोजन को मान्यता देनी पड़ी, यूनेस्को को मान्यता देनी पड़ी। अपनी परंपरा को हम किस रूप में वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम स्वयं तक सीमित रखते हैं तो हम उसके साथ न्याय करते हैं। जब हम उसमें का एक विराट स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो विराट स्वरूप उसे वैश्विक मान्यता की ओर आकर्षित करता है। और आज भारत की इस अपरा विद्या को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का हो, चाहे वह कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का हो, ये